प्रस्ताव लाया गया, उस पर स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। Dalits, OBCs, women and children. What they seek is a special status for themselves and not the people of Jammu Kashmir. देवेंद्र पराशर। कर रही है जिस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस ने जो बिगुल छेड़ा है जम्मू कश्मीर में, वो अगर विकास के संदर्भ में होता तो जम्मू कश्मीर के आवाम को उससे ज्यादा फायदा होता। मुझे लगता है कि आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर अगर भारत की सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पर वो बल देते तो वो एक सकारात्मक राजनीति का प्रमाण होता। इस प्रकार के रेजोल्यूशन को पारित कर वो भारत के संविधान, भारत की संसद, भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अपना स्टैंड लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो शांति प्रिय है, जो विकास पसंद है, उनको क्या संदेश देना चाहती है। मैं पुनः कहती हूं कि इंडिया अलायंस के नेता आवाम के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं ताकि पुनः जम्मू कश्मीर की तिजोरी को वो लूट सके। आमोद राय। आमोद जी, जब आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी क्या है हम सब की? हम चाहे किसी भी प्रदेश से क्यों ना हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के उस आइडेंटिटी पर किसने तोहमत लगाई है, किसने प्रश्न चिन्ह लगाया है? जहां तक की बात जम्मू कश्मीर के आवाम की राइट्स की है, तो सबसे उत्तम डेमोक्रेटिक राइट है द राइट टू वोट। हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन के सानिध्य में इलेक्शंस हुए, वो जम्मू कश्मीर के आवाम के डेमोक्रेटिक राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन का सबसे सुनहरा प्रमाण है। तो वो जब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी हमारी, हमारे देश से, हमारी माटी से है। जब वो राइट्स की बात करते हैं तो वो राइट्स संवैधानिक हैं, जो गारंटीड हैं आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। वो राइट्स जब धारा 370 था तब आदिवासी समाज को, दलित समाज को, ओबीसी समाज को, महिलाओं को, बच्चों को नहीं मिलता था। तो वो अपनी बेहतरी के लिए गारंटी मांग रहे हैं, आवाम की नहीं। अखिलेश सिंह जी। The Constitution guarantees you a life with dignity. Was the Valmiki Samaj in Jammu and Kashmir leading a life of dignity when they were bereft of their constitutional rights while Article 370 was in place? The Constitution gives us, especially women, the right to life, to an income, the right to property. Were they guaranteeing that constitutional right to the women of Jammu and Kashmir? Today, if you just look at the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, which is a cash support for women who are pregnant, who should have institutional deliveries, 4 lakh women have received that support in Jammu and Kashmir. Is that not a constitutional guarantee that was delivered by the BJP? Children from sexual exploitation are guaranteed protection by the Constitution under the POCSO Act. That act was not implemented in Jammu and Kashmir because of Article 370. So what is the constitutional guarantee that was given to the citizens of Jammu and Kashmir when Article 370 was in place? रविंदर सिंह। देखिए, अगर उनकी बात में इतना दमखम होता तो भाजपा के विधायकों के साथ हाथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं थी।
अगर जिस विषय पर वो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते थे, शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर असेंबली में चर्चा हो सकती थी। और जहां तक धारा 370 को पुनर्स्थापित करने की बात है, मैं नहीं जानती कि उमर अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अगर इतनी हिम्मत थी तो आज मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र में जाकर ये बोल दें किसी मंच से। विकास चंद्र। मैं पुनः कहती हूं, प्रस्ताव की एक प्रति मेरे हाथ में है। पहले तो इस प्रस्ताव में वो खुद ही बचे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात कर रहे हैं, जिसका विश्लेषण मैंने दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, जिसके ऊपर मैं चर्चा करने को तैयार हूं। राइट्स और आइडेंटिटी के बारे में अभी अभी आमोद जी ने प्रश्न कर लिया है। तो ऐसा क्या है जो भारत के संविधान ने, भारत की संसद ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में वर्तमान में लागू नहीं किया है? लेकिन अगर विषय में खुद में इतना ग्रेविटास था तो मुख्यमंत्री अथवा एक असेंबली ऑफ पीपल में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ हाथापाई करने की क्या जरूरत थी? बात में वजन नहीं है, बात विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। लेकिन आप अगर अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा दुस्साहस करते हैं, उसकी तर्ज पर आप भारत को तोड़ने का दुस्साहस करेंगे। अगर कांग्रेस की ये मान्यता है तो प्रचार में जहां जहां कांग्रेस के मुखिया जा रहे हैं, झारखंड में, महाराष्ट्र में बोलकर तो दिखाएं। वो क्यों बच रहे हैं? उन्हें खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, देश को अवगत कराना चाहिए कि हां वो चाहते हैं कि देश बटे। मोहित भट्ट। Aren't you intrigued why somebody who is accused of killing innocents, civilians, people in uniforms is reaching out to the Gandhi family? नीलू। Why would a terror suspect reach out for support to the Gandhi family? Any journalist, camera personnel in this room, if a terrorist reaches out to you, नीलू। are you happy to help? हिंदी में आपको पूछना पड़ेगा साहब। यासीन मलिक की वाइफ ने लेटर लिखा राहुल गांधी को, कहा है कि यासीन मलिक के बारे में पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए बिकॉज वही पीस ला सकते हैं कश्मीर में। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं? इस सभागार में जितने नागरिक आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, देश के हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का पत्रकार है, कैमरा पर्सन है, साउंड पर्सन, टेक्नोलॉजिस्ट है। हम में से कोई भी हिंदुस्तानी क्या किसी आतंकवादी या आतंकवाद के समर्थन में कही हुई बात का समर्थन करेंगे? क्या किसी भी आतंकवादी का इतना साहस होगा कि आप में से किसी हिंदुस्तानी को संपर्क करके कहे भाई मेरी बात पहुंचा दो देश की संसद में? नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपके लिए आपका देश सर्वोपरि है। तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? देखिए, भारत सरकार में जब तक नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम अपनी सेवा दे रहे हैं, वी आर कॉग्निजेंट कि हमें विकास के पथ पर अग्रसर रहना है। जम्मू कश्मीर के आवाम को भी यही, मुझे लगता है, इच्छा उन्होंने व्यक्त की है।
इस प्रकार के रेजोल्यूशन विकास के मुद्दे से न सिर्फ ध्यान भटकाते हैं बल्कि आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद की जननी धारा 370 के प्रति कुछ भारत विरोधी ताकतों के हौसले भी बुलंद करते हैं। मैं सरकार की प्रतिनिधि के नाते आज यहां उपस्थित नहीं हूं, भाजपा की प्रतिनिधि के नाते इस मंच से भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आपको आश्वस्त करती हूं कि देश भर में अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने दुस्साहस किया तो हम देश के नागरिकों के साथ एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे, ताकि जम्मू कश्मीर जो आज विकास के पथ पर अग्रसर है, जहां पर पत्थरबाजों की संख्या बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वहां पर आतंक अपना सर दोबारा ना उठाए। रविकांत ओके पीयूष देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहती हूं कि इंडिया अलायंस से आप महिला के सम्मान की अपेक्षा अगर अभी भी करते हैं तो वो थोड़ा सा आपकी ओर से एक नॉविस वाला व्यवहार होगा। हम सब जानते हैं कि इंडिया अलायंस ने जब जब मुद्दों के आधार पर राजनीति करने में मुश्किलातों का सामना किया है, तब तब वो महिला जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस प्रकार की ओछी बातें करते हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय लोकतंत्र को सहयोग तब मिलता है जब हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। तो एक महिला प्रतिनिधि को नीचा दिखाने की बजाय अगर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ जैसे मुद्दों पर वाद विवाद हो तो उससे देश का भी भला होगा और वोटर का भी। नीरज पांडे मुझे लगता है कि शायद, और इट्स सब्जेक्ट टू करेक्शन, उनके उस लेख का पहला सेंटेंस है इंडिया वाज साइलेंस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वो लोग हैं जो गलतफहमी पालते हैं और बिरसा मुंडा का शौर्य नहीं जानते, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान नहीं जानते, रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को नहीं जानते। जो मंगल पांडे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस तरह से बवाल मचा, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में संविधान का गला घोंटा गया, ऐसा स्मृति ईरानी का कहना है। प्रस्ताव आतंकवाद और उग्रवाद का समर्थन करता है, ये उन्होंने कहा है। इंडिया अलायंस के नेता अपने लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं, ना कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। उमर महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में जरा 370 के पक्ष में बोलकर दिखाएं, ऐसा उन्होंने चुनौती भी दी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं विश्वास दिलाती हूं कि अनुच्छेद 370 कभी भी वापस नहीं आएगा, वो कभी भी दोबारा लागू नहीं होगा। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है। उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर जो प्रस्ताव जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित हुआ है, उस पर जमकर निशाना साधा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को भी ये स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान जरा अनुच्छेद 370 का जिक्र करके बताएं। तो आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस तरह की चुनौती दी है, आपको सुनाते हैं। मैं नहीं जानती कि उमर अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अगर इतनी हिम्मत थी तो आज मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र में जाकर ये बोल दें किसी मंच से। मैं नहीं जानती कि उमर अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अगर इतनी हिम्मत थी तो आज मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र में जाकर ये बोल दें किसी मंच से। को ये कहा है क्योंकि इंडिया अलायंस और का हिस्सा है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। झारखंड में जहां 2 चरणों में और महाराष्ट्र में 1 चरण में 20 नवंबर को चुनाव होना है, मतदान होना है। उससे पहले चुनाव प्रचारों में उमर अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 का जिक्र करके बताएं। ये चुनौती पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दी है। साथ ही साथ अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा बहाली का जो प्रस्ताव विधानसभा में
पारित किया गया उसको लेकर बीजेपी जमकर हमलावर है, निशाना साध रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और ये कह रही है कि वही अनुच्छेद 370 है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और पूर्व सांसद हसनैन मसूदी साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हसनैन साहब, बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से न्यूज़ 18 पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये कहना है कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे को लेकर आप जरा महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। देखिए, वो किनसे मुखातिब है? उमर अब्दुल्ला साहब से। अगर उमर अब्दुल्ला साहब से वो मुखातिब है तो उमर अब्दुल्ला साहब का काम है वो जम्मू कश्मीर में 370 के बारे में बात करें जी। तो वो क्यों जाएंगे ना झारखंड और महाराष्ट्र? इस संदर्भ में उन्होंने कहा क्योंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा है। नहीं, यहाँ के अवाम ने एक मैसिव मैंडेट दे दिया जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जी, और उस मैंडेट के पीछे अवाम की भावना है कि 370 और 35 से और बाकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है वो बहाल होनी चाहिए। तो यहाँ ही बात होगी ना, यहाँ जम्मू कश्मीर में ही बात होगी कि जम्मू कश्मीर का ये मैंडेट है। ये क्या बात हुई कि आप महाराष्ट्र जाइए या झारखंड जाइए? वो हसनैन साहब, उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि जब चुनाव प्रचार के लिए जब नेता दूसरे स्टेट्स जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर भी प्रचार के लिए इंडिया अलायंस के कुछ नेता आए थे, तो वैसे ही अगर उमर अब्दुल्ला क्योंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, अगर दूसरे राज्य में जाते हैं जहां विधानसभा चुनाव होने, वहां पर अगर इस तरह की बात कहते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी देखिए, आप मैं समझता हूँ आप क्या देखिए, क्यों नहीं हमने हर जगह बात की है। क्या उमर अब्दुल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं गई? हमारी जमात सुप्रीम कोर्ट नहीं गई? हमने ये अपना मौकफ जो है हमारा, हम जो पक्ष है वो हमेशा मुल्क के सामने रखा और हम कह रहे हैं कि वो मुल्क को मिसलीड कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हमने कहा हमने ये कि सियासीन है, हमने कहा ये सियासीन है जम्मू कश्मीर और जो मुल्क के दरमियान ताल्लुकात है। हमने हर जगह बोला, हमने कहा कि आप जो ये मैसिव असॉल्ट कर रहे हैं इसे लोगों के हित में नहीं है। देखिए, हजारों करोड़ रुपए आज खर्च किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में सड़कों पर अमन रखने के लिए, और उस पर हक है जम्मू कश्मीर मुल्क के नागरिक का, जिसके पास स्कूल नहीं है, जिसके पास हेल्थ केयर नहीं है। हम हर जगह कह रहे हैं, उमर साहब ने भी हर जगह कहा और हम जगह कहते रहे हैं। हमने कभी छुपा कर नहीं कहा। हमने पार्लियामेंट में कहा, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में हमने बिल्कुल संजीदगी के साथ इसको फॉलो किया। लेकिन हसनैन साहब, सवाल ये उठाए जा रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा कि अनुच्छेद 370 एक ऐसा प्रावधान था जिसने कहीं ना कहीं देश को विभाजित करने का काम किया, जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने में एक बहुत बड़ी इम्पेडमेंट थी, एक बाधा थी। ऐसे में अनुच्छेद 370 का हटना, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो आश्वासन देते हैं कि वो कभी वापस नहीं आएगा। उन्होंने वही शब्द दोहराए हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री कई बार कह चुके हैं। देखिए, वो जो कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं। बात ये है कि ये मरते नहीं है। ये आइडियाज, ये जो हमारे ये जो तमन्नाएं होती हैं, उमंगें होती है, सियासी उमंगें होती है, तो ये कभी मरती नहीं। ये आइडियाज मरते नहीं है। लोग ये कहते हैं कि दफन हो गया, कोई चीज नहीं हुई। क्या आपने रजिस्टर नहीं किया बोडोलैंड? 70 साल तक उनको कहा नहीं और उनको उन पर जुल्म किए, और क्या आज आप 10,000 किलोमीटर टेरिटरी उनको नहीं दे दी? क्या आपने मणिपुर को नहीं डिनाई किया ILP? और आज उन्होंने कहा, होम मिनिस्टर ने कहा हम उपहार लेकर आ गए हैं प्रधानमंत्री की। बात यही नहीं, हमारी जिद्दत जारी रहेगी। हम मुल्क में हर जगह कहने के तैयार है, और हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा और पार्लियामेंट में कहा। हमने कहा यह मंजूर नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर के अवाम ने वोट के जरिए ये पैगाम दिया नई दिल्ली को, भाजपा को, कि जो कुछ भी हो गया 5 अगस्त 2019 को वो हमें मंजूर नहीं। और ये सियासी जिद्दत का हमारा दूसरा, एक तो पहला वोट था, लोगों ने वोट को वसीला बनाया ये पैगाम देने के लिए, और आज हमने रेजोल्यूशन को वसीला बनाया। हमारी सियासी जिद्दत की इब्दा है इस बारे में। जी, हसनैन मसूदी साहब, एक सवाल। देखिए जी, आप ये देखिए, स्मृति ईरानी जी को समझना चाहिए कि हम देश के साथ नहीं मिले 15 अगस्त 1947 को। हमने 2 महीने तक नेगोशिएट किया अपना जो उनके साथ रिश्ता था। जब नेगोशिएट हुआ तो ये हमें शर्तें रखी गई, इन शर्तों पर हमने किया, वरना हमारे पास विकल्प था उस वक्त पाकिस्तान के साथ जाने का, आजाद रहने का, माउंट बैटन प्लान के तहत। लेकिन हमने चुना ये रास्ता, भारत का रास्ता। हमने कहा ये फेडरल सिस्टम है। लेकिन हसनैन मसूदी साहब, देखिए, बीजेपी ये भी कह रही है, बीजेपी का ये कहना है कि अनुच्छेद 370 एक ऐसा प्रावधान था जम्मू कश्मीर में जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टेम्परेरी प्रोविजन यानी कि एक अस्थायी प्रावधान माना है। और ऐसे में अनुच्छेद 370 के चलते कुछ ऐसे वर्ग थे, वाल्मीकि समाज था, कुछ ऐसे रिफ्यूजीज थे जिन्हें वोट के अधिकार नहीं मिले थे, कुछ कानूनी। जी, अगर कोई सेगमेंट ऐसा था तो उस सेगमेंट के बारे में हम कदम उठा सकते थे ताकि उनको राहत मिलती। उनको पहले दिए गए थे। देखिए, जो वहां से आ गए तो पहले हमारे 1952 में उनको दे दिए, जो जमीन दे दी
इसलिए 100 कनाल जमीन और 200 कनाल अन्य जगह ले ली थी। वो बात नहीं है। बात ये है कि भाजपा क्या कहेगी, मुल्क की आजादी की जंग में शरीक नहीं थे अंग्रेजों के लेकिन साथ। हसन मसूदी साहब, देखिए आपको नहीं लगता, हसन मसूदी साहब प्लीज एक सेकंड, आपको नहीं लगता कि आप भी एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 370 पूरी तरह हमारे संविधान से खत्म हो चुका है। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री भी इस बात को कह रही हैं कि अनुच्छेद 370 कभी वापस नहीं आने वाला। उनको कोई अनुभव नहीं है इस बात का। हमने रिश्ता जोड़ा था बातचीत के बाद। हम 27 अक्टूबर को हमने रिश्ता जोड़ा था। सारे मुल्क की जो रियासतें थी उन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले लेकिन हमने पहले नेगोशिएट किया, ये टर्म्स रहेंगी। और हमें कहा गया कि अभी देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया ये चाहे तो आजाद रह सकते। जब 15 अगस्त को यहाँ अंग्रेज चले गए तो हम एक आजाद मुल्क बन गए जम्मू कश्मीर। हमारे पास तीनों विकल्प थे माउंटबेटन प्लान के तहत। हम पाकिस्तान के साथ जाते, हिंदुस्तान के साथ जाते, आजाद रहे, लेकिन हमने चुना हिंदुस्तान का रास्ता। जी हसन मसूद साहब एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। हसन साहब एक आखिरी सवाल, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की नाम भी है, जब महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में उमर अब्दुल्ला भी बतौर स्टार प्रचारक प्रचार करने जाएंगे, ये सूची आई है। ऐसे में अनुच्छेद 370 के स्टैंड को लेकर क्या उमर अब्दुल्ला महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचार करेंगे? क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे से बचती हुई नजर आ रही है सर। जी देखिए ये हर जगह करेंगे। जो ये किया गया, जो आक्रमण किया गया 5 अगस्त 2019 का, वो रहने वाला नहीं है। तो आपको खुद ऐसा भी करनी है। आप देखिए मार्केट किस वजह पर किया गया जो 5 अगस्त के साथ कहा कि सब अमन होगा, आतंकवाद खत्म होगा, क्या हुआ? लेकिन सर कमी तो आई है, आतंकवादी गतिविधियों में कमी तो आई है। अब देखिए हमने पीस टाइम में खोया अपना एक कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल, कई एक कैप्टन, कई एक मेजर, कई एक फौजी, वीर जवान हमने खोए, उनका बलिदान दिया हमने। नहीं वो सवाल बिल्कुल आपका कहना सही है सर। वो सवाल भी जब मौका आता है तो वो सवाल भी पूछे जाते हैं। ये कहते हैं कि तरक्की, अब देखिए जमीन पर देखिए हालात क्या है। ये काउंट करते हैं टूरिस्ट में सारे यात्री जो माता के दर्शन के लिए जाते हैं और अमरनाथ के दर्शन के लिए, उनको भी यात्री समझते हैं, काउंट करते हैं। ये धोखा दे रहे हैं मुल्क को। चलिए ठीक है हसन मसूदी साहब जी, अब जिस तरह से विधानसभा में आज कुछ हुआ, आप एक बहुत सीनियर तजुर्बेदार नेता हैं और आज विधानसभा में जो कुछ हुआ उसमें जनता के मुद्दे अगर इस ज्वलंत तरीके से उठाए गए होते तो शायद विधानसभा की तस्वीर कुछ और होती। देखिए मैडम, ये किसने किया? ये भाजपा ने किया, क्योंकि भाजपा के पास कहने वो दरअसल भाजपा यहाँ पर हसन साहब आरोप तो ये लगा झारखंड में दिखाए और महाराष्ट्र में दिखाए, वहाँ एक मैसेज देंगे हमने जी बड़ा आंदोलन वहाँ किया, हमने जी उसका रिस्क किया। नहीं लेकिन हसन मसूदी साहब देखिए बीते कल जो हुआ कि बिना डिस्कशन, बिना विपक्ष को मौका दिए, बिना इस पर बहस किए, उनकी बिना बात सुने 10 मिनट के अंदर प्रस्ताव पारित कर दिया, इस बात की नाराजगी बीजेपी विधायकों में थी। नहीं, अवसर दिया गया, उन्होंने ये चुन लिया सोच समझकर, ये कहा कि हम अवसर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पीकर जो वहाँ के प्रधान जो उनके है एलओपी है, उससे तो बोला कुछ मिनट, लेकिन उन्होंने ये रास्ता लिया सोच समझकर, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। जम्मू का नागरिक उनसे नाराज है, जम्मू का युवा नाराज है, जम्मू के वसाइल जा रहे हैं, जम्मू की जमीन जा रही है, जम्मू के युवा को नौकरी नहीं मिल रही और सब पर छापा मारा जा रहा है। देखिए ये तो एक नाराजगी जम्मू में वो छुपाना चाहते हैं, इसको ये कैमोफ्लेज कर रहे हैं और ये झूठा मूठा एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है हसनैन मसूदी साहब, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के आरोप हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष जनता तक पहुंचाने के लिए हसनैन मसूदी साहब एक बार फिर से न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को ये चुनौती तक दे दी कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे को आप महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के दौरान जरा मंच पर लेकर जाइए और फिर देखिए कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिलती हैं। वो इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और उमर अब्दुल्ला भी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए बतौर स्टार प्रचारक पहुंचेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलगाववादी नेता यासिन मलिक को लेकर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला किया है। पाकिस्तान में रहने वाली यासिन मलिक की पत्नी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर संसद में बहस करने की मांग की है, जिस पर स्मृति ईरानी ने कैसा हमला बोला है आपको सुनाते हैं। कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं? क्या किसी आतंकवादी
या आतंकवाद के समर्थन में कही हुई बात का समर्थन करेंगे? क्या किसी भी आतंकवादी का इतना साहस होगा कि आप में से किसी हिंदुस्तानी को संपर्क करके कहे भाई मेरी बात पहुंचा दो देश की संसद में? नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपके लिए आपका देश सर्वोपरि है। तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? मैं नहीं जानती कि उमर अब्दुल्ला ने क्या स्टेट। तो स्मृति ईरानी ने जमकर निशाना साधा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि कांग्रेस पर भी, और लगातार इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ परिवहन मंत्री अनिल विज ने की बैठक। सभी ट्रांसफार्मर का लोड पता करने और अपग्रेड करने के दिए आदेश। विज ने ट्रांसफार्मर खराब होने पर शहर में 1 घंटे और गांव में 2 घंटे में ट्रांसफार्मर चेंज करने के आदेश दिए। पंचकुला में पीएचईडी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बोले रणबीर गंगवा, विभाग के कामकाज में करेंगे सुधार, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हरियाणा सरकार का कर्मचारियों को एक और तोहफा, 14 साल बाद बढ़ाई कर्मचारियों के लिए एडवांस पेमेंट और लोन लेने की सीमा। अब 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे कर्मचारी। नासा ने जारी की पराली जलाने की सैटेलाइट इमेज। 5 नवंबर की एक्टिव फायर लोकेशन के मुताबिक पड़ोसी राज्यों से हरियाणा में कम जल रही है पराली। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने एक बार फिर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में बजट से ज्यादा खर्च का ऐलान कर जनता को कर रही है गुमराह। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी का बयान। कहा, हरियाणा को विकसित बनाने के लिए नॉन स्टॉप हरियाणा की राह अपनाई। गांव और शहर के वार्डों के अब 3 गुना रफ्तार से विकास कार्य करवाए जाएंगे।